हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आईएफएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? सिलेबस को ढंग से पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न को ढंग से देख लेना है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितना लंबा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, सिलेबस को रीडिंग करते हैं तो जिससे पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है। चलो ये सब तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मतलब जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो उसमें तो क्या है, वो तो टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब उस टॉपिक्स में से क्वेश्चन क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मॉक टेस्ट हैं, आपकी खुद के नोट्स होंगे, टीचर के नोट्स हैं, बट उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से, ठीक है। देखिए, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ में जो नए क्वेश्चंस जो बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। क्योंकि देखो, जो प्रीवियस ईयर के में पूछा गया है वो तो पूछा नहीं जाएगा, डेफिनेटली आपको भी पता है। जो पिछले साल पूछ लिया गया है वो अब क्यों पूछेगा एनटीए, राइट? तो हमको उन क्वेश्चन से नए क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं उनको मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाली है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो मेरा नाम है हिमांशु, आई एम क्वालिफाइड यूजीसी नेट ज्योग्राफी इन 2018 और सिंस देन आई एम इन दिस टीचिंग एरिया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो अभी लेटेस्ट है, एकदम एकदम फ्रेश है ना। 18 जून को जब अपना एग्जाम होने वाला था, हालांकि वो कैंसिल हो गया, बट ये अपना क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग 2024 जून। ऑप्शन दिए गए थे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सनलाइट, ठीक है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो क्या दिखा? स्मॉग दिखा, फोटोकेमिकल स्मॉग दिखा और खूब सारे यहां पर पोल्यूटेंट दिए गए हैं। फिर आपको यहां पर अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले पढ़ा हो तो ठीक है। स्मॉग क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग, उनके द्वारा जो मिक्सचर बनता है वो स्मॉग कहलाता है, जैसे कि ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या है? स्मोक भी मिक्स है, साथ ही साथ में फॉग है और स्मोक है। फॉग होता तो एकदम व्हाइट व्हाइट होता, स्मोक होती तो सिर्फ गैसेस इस तरह से दिखाई देती, बट ये एक तरह से येलोइश कलर में आपको दिख रहा है, हेज्ड व्हाइट कलर है, ये स्मोक कहलाती है। और इसी प्रकार का ही फोटोकेमिकल स्मोक होता है जो दिन में बनता है, ठीक है। फोटोकेमिकल, फोटो मींस लाइट, तो लाइट के द्वारा बनने वाला स्मोक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली अगर आपको फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पता है, जैसे मैं अगर इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को, आंसर इसका होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी रोल नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रोल है, वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रोल है और सनलाइट का रोल होता है। तो रोल किसका नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं और कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं है। तो आपने इनको एलिमिनेट किया, बचा क्या? बचा बी डी ई। इसमें है ऑप्शन? यस, डेफिनेटली 4 इज द राइट आंसर। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर जिसको ये आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, उसको समझ में आया। इसको नहीं आता वो कैसे सॉल्व करोगे? ये आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे? आप आंसर की आपने देखा कि डी इसका सही उत्तर है, भाई आपने रट लिया कि ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वीओसी और सनलाइट है, ये इसका आंसर हो गया। बट कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों दिया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? क्या आपको वीओसी का एग्जाम्पल पता है कि वीओसी कितने तरह के होते हैं, बनते कैसे हैं? क्या आपको पता है ये चीज? क्या आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनती हैं और इसके एग्जाम्पल्स पता है? उसी प्रकार जो ये फोटोकेमिकल स्मोक है सिर्फ सनलाइट में ही होता है क्या? यहां पर सनलाइट क्यों दी गई है? तो इसके पीछे के जो रीजन है वो तो जानने का प्रयास करो, क्योंकि कल को मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? उसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे तो कैसे सॉल्व करोगे, राइट? तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को जैसे आपने पढ़ा, आंसर देखा, चलो ठीक है, अब इसको क्या है, हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्मॉग क्या होता है, तो मैंने आपको दिखा दिया, ये अपना स्मॉग हो गया। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? फोटोकेमिकल में क्या होता है, सूरज की रोशनी में NOx मींस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तीनों जब मिलते हैं तब क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी। चलो ठीक है, आगे देखें कि ये NOx क्या है भैया। ये जो NO और NO2 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, देखो ध्यान देना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बोले गए हैं इसके अंदर। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO भी आता है और NO2 भी आता है, ध्यान दीजिएगा।
तो NO और NO2 निकलता कहां से? ये कंबशन की प्रोसेस होती है। जब कोई चीज जलती है, चीज का मतलब क्या होता है? कोई फ्यूल, कोई पेट्रोलियम, कोई गैस, ये जब जलती है और उस गैस के अंदर कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। जैसे ये निकल रही है ना, जैसे अपने शिप्स में जो फ्यूल होता है उसके अंदर नाइट्रोजन है तो NO निकल रहा है। उसी प्रकार अपनी जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं, गाड़ी है, ट्रक है, सब, तो इनके अंदर क्या होता है? फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन मिक्स होता है, तो जब वो जलता है तब उससे NO2 और NO निकलता है। उसी प्रकार जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी इनमें से निकलते हैं। यहां पर आप एरो देख पा रहे हो, तो फोटोकेमिकल स्मॉग, अपनी कार जो होती हैं, और नेचर में भी नेचुरल तरीके से भी VOCs निकलते हैं। साथ ही साथ में हम जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है वो, और यहां पर आपको दिख रहा है वोल्केनो, तो नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों तरीकों से हमारी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में निकलते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में निकलते हैं इन माध्यमों के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार जो हम लोग एरोप्लेन चलती है तो उसका जो फ्यूल होता है उसमें भी हमारे VOCs निकलते हैं। तो बार बार VOC आ रहा है तो मन में क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए कि VOC क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में जान लिया, ठीक है। फिर बाद में ये बनता कैसे है इसके बारे में जान लिया कि लाइटनिंग, जो अपनी लाइटनिंग होती है, जो गर्जना होती है, बिजली कड़कती है, उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। साथ ही साथ में कुछ सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं, उनके कारण भी हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती हैं। ये कौन सी प्रोसेस है? ये नाइट्रोजन साइकिल की है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है किस तरह से पन्ने से पन्ने खुलते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया। उसके बाद में दूसरा अपन देखेंगे कि भैया ये VOC क्या होता है, ठीक है। तो VOC फुल फॉर्म होती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि एटमॉस्फेयर में भाप बनकर उड़ जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब 27, 28, 29 डिग्री टेम्परेचर है हमारे रूम का, 30 डिग्री मान लीजिए। अगर उसमें हम VOCs को रखेंगे, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, उनको अगर हम लोग रखेंगे तो वो भाप बनकर उड़ जाएंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूं पेंट का, जो हमारे पेंट होता है उसमें हम लोग थिनर मिक्स करते हैं तो वो थिनर भाप बनकर उड़ जाता है। बेंजीन इसका प्रकार है, फॉर्मल्डिहाइड इसका प्रकार है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर जो ह्यूमन मेड VOCs होते हैं वो आते कहां से हैं? वो आते हैं व्हीकल के एग्जॉस्ट पाइप से। ये जो व्हीकल चल रहा है इसमें जो एग्जॉस्ट पाइप होता है ना पीछे, वहां से आपको VOCs देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, जो इंडस्ट्रीज में जो कंबशन होता है उसके माध्यम से जो है VOCs निकलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हम जो नेल पॉलिश लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, या फिर घर में यूज होने वाला स्प्रे हो गया, पेंट हो गया, इन सब से भी सॉल्वेंट्स जो इनके अंदर जो चीजें मिक्स होती हैं, आपने देखा होगा कि जो नेल पॉलिश का रिमूवर होता है, कितना नेल पॉलिश अगर हाथ में लगी हुई है वो आपके नेल पॉलिश को हटा देगा और गायब हो जाएगा। कहां पर है? तो वही एक VOC का प्रकार है। समझ में आया? ये VOCs होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ गया हमारा जो ये VOCs होते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो सारे VOCs है वो एकदम हार्मफुल भी नहीं है। उसी प्रकार जो VOCs के प्रकार क्या है, ठीक है। एल्डेहाइड, क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स, एस्टर्स, अल्कोहल्स, एल्केन्स, केटोन, एथर्स, एरोमेटिक्स, और ये टाइप है VOCs के, और ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोगों ने VOC को पूरी तरह कर लिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो एक VOC का प्रकार है। उसी प्रकार आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? VOC का प्रकार है। हेप्टेन क्या होता है? VOC का प्रकार है, जो कि एल्केन VOC है, ठीक है। तो ये सब चीजें बेंजीन, टोलिन, स्टाइरिन, बड़े, और नेप्थलीन की बॉल्स भी आती हैं। आपने देखा नेप्थलीन बॉल्स? तो हम लोग जैसे घरों के अंदर पुराने, जैसे हम लोग चादर वदर को सर्दियों में यूज करते हैं, गर्मियों में या तो ऊपर रख देते हैं या फिर हमारे बेड के अंदर रख देते हैं। तो उसमें देखा ना कि कपूर की गोलियां बोलते हैं, उसे ही नेप्थलीन। आपने देखा होगा 1 साल बाद में वो कपूर की गोली इतनी बड़ी थी, वो छोटी सी कैसे हो गई? वो भी एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, एरोमेटिक्स में आता है, ठीक है। एरोमा मतलब उसमें सुगंध भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो VOCs के बारे में जान लिया। उसके बाद में हम लोग जानेंगे PAN, पैन, जो कि अपना फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसमें बनता है पैन। तो पैन की फुल फॉर्म होगी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, ठीक है। इनको APN भी बोलते हैं और पैन भी बोलते हैं। ये क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है और आई में इरिटेशन कर सकता है। ये बनता कैसे है वो यहां पर आपकी स्पेस लिखी हुई है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है।
ये पूरा डायग्राम के तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और उसको पूरा डिटेल में समझ लिया। आप खुद सोचिए अगली बार अगर पेन का क्वेश्चन आ गया, अगली बार आपके पास में नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्वेश्चन आ गया, ओके, उसी प्रकार अगर मान लो अपना VOC का क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करोगे क्या? डेफिनेटली नहीं करोगे। आप बोलोगे कि सर ऐसे अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए तो एक क्वेश्चन ले लेगा कितना मिनट, 10-10 मिनट ले सकता। तो दिक्कत कहां है? बिकॉज आप 10 मिनट में 10 और नई चीज भी तो पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आपको PYQ से सॉल्व करने हैं। लास्ट में अपना बचता है कार्बन ओजोन, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कई एक कंपोनेंट है। तो ओजोन, गुड ओजोन और बैड ओजोन आपको दिख पा रही है। तो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन बनती है, जो कि NO2, NOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सनलाइट के प्रेजेंस में बनते हैं, वो क्या बनते हैं? एक तो ओजोन बनता है और एक बनता है पेन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स बनते हैं। तो ये अपने गुड ओजोन बैड ओजोन के बारे में पता चल गया कि ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो अच्छी ओजोन नहीं होती है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है, जैसे यहां पर जो पाई जा रही है, वो अच्छी ओजोन है, बिकॉज वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमें ऑब्जर्व कर लेती है, राइट। और जो ऊपर वाली जो ओजोन लेयर होती है वो ग्लोबल कूलिंग में काम करती है, और नीचे वाली जो ओजोन होती है वो ग्लोबल वार्मिंग में काम करती है, क्योंकि ये नीचे वाली ओजोन धरती को गर्म कर रही है और ऊपर वाली गर्म होने से बचा रही है, राइट। तो ये ओजोन हो गया। अब पोल्यूटेंट और उसकी इफेक्ट्स क्या क्या है ये देख लो सारे के सारे। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उनमें हार्ट एंड लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आई इरिटेशन, अपना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या फिर जो कार्सिनोजेंस, देखो कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स, जिससे कैंसर हो सकता है। ओजोन में क्या हो रहा है? कफिंग हो रही है, वीजिंग हो रहा है, आई में इरिटेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पेशली अस्थमा जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो ओजोन नहीं है, वो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स, ध्यान रखें वो अलग चीज है। और पैन की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये चारों के चारों क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक के कंपाउंड्स हैं। और NOx और VOx जब कंबाइन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो ओजोन और पैन बनता है। तो ये पूरा हम लोगों ने फोटोकेमिकल स्मोक के। अब यहां पर कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का आया क्या? कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड आई क्या? नहीं आई है। दैट्स इट। कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान तक नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था? इन दोनों को हटा दिया डेफिनेटली, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक को बनने में। उसी प्रकार अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो सबको पता है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा एमिशन से निकलती, फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं तो निकल जाती। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जो रेडिएशन जा रही होती है हमारी धरती से उसको ऑब्जॉर्व कर सके, डेफिनेटली नॉट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस बट ए पोल्यूटेंट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या? ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है और ऑक्सीजन की दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम साथ में है। उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों एक एक है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो ये कार्बन ऑक्सीजन तो बनी कैसे? ये बनती है देखो ऐसे। आपने एग्जॉस्ट पाइप तो देखी है, पर जिसका इंजन बढ़िया होगा, जिसने फ्यूल अच्छा डाल रखा होगा, उसका को पता भी नहीं चलेगी गैस कहां से निकल रही है। ये क्या है? ये हमारा जो फॉसिल फ्यूल था उसका इनकम्प्लीट कंबशन है। तो ये जो ब्लैक कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग BC कहते हैं, ब्लैक कार्बन। सूट भी कह देते हैं, सूट। बहुत ही हल्का होता है कि हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इसको फिल्टर आउट ही नहीं कर पाते। आप सोच कर देखिए तो कितना ज्यादा डेंजरस ये आपको दिख रहा है। तो ब्लैक कार्बन बोल दो, सूट कह दीजिए। और जो ये गैस निकल रही है इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, जो कि हमारी इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसके अंदर इस गैस के अंदर कोई भी जो हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट ये पोल्यूटेंट है। ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। 500 डेथ हर साल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर आपको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर सिर दर्द हो रहा है, ये बड़े नॉर्मल अपने हैं, बड़े कार्बन मोनोऑक्साइड से भी हो सकते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होती कहां से, उसकी सोर्स क्या है? वो सोर्स आपके सामने है, फर्नेस, भट्टियां, स्टोव, फायरप्लेस, वाटर हीटर्स और रनिंग इंजन्स।
इनके अंदर क्या होता है, कंबशन होता है। तो कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या है कि उस फॉसिल फ्यूल को, उस फ्यूल को जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी उसको मिली नहीं, इसलिए वो इनकम्प्लीट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ना निकल के कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। और आपको पता है जो मैन है वो बाहर ज्यादा काम करने जाते हैं, तो ये ज्यादा एक्सपोज होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। खूब सारी चीजें पता चल गई। उसी प्रकार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मतलब ये क्वांटिटी है, परसेंटेज है, अगर हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए, कितनी, अगर 10% से कम है हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट 20 से 30% है तो हमारे हेडेक और नॉजिया, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे। 30 से 40% तो हमें ऐसे लगेगा हम कहीं डूब रहे हैं, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है और हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। अगर 40 से 50% है तो हमारी कंफ्यूजन हो जाता है ना, साथ ही साथ में हमें दिखाई कम देने लगता है, चेस्ट पेन होता है और मेमोरी लॉस होती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड स्ट्रीम में मोर देन 50% है तो हमारे हार्ट अटैक भी आ सकता है, सीजर आ सकता है, हमारी डेथ हो सकती है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन, कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या प्रेजेंट है, ये लाल रंग क्यों है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है वो बेसिकली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी जगह खुद आकर बैठ जाता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो ये क्या है, साइलेंट किलर है, तो हमें पता भी नहीं चलता है, और हार्ट अटैक जैसी चीजें अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर्स हैं। अब आप खुद बताइए, आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेल में पढ़ लिया, NO2 को पढ़ लिया, और मैं तो कहूंगा जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल को जरूर पढ़ें। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन के जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जैसे अपने जो दालें होती है ना, दाल हम लोग खाते हैं, उसकी रूट्स में प्रेजेंट होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है गैस। तो इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए, और ये सारी की सारी हमने करवाई हुई है, चैनल पे सर्च कीजिए, नाइट्रोजन साइकिल, अपना कार्बन साइकिल, ये सारी की सारी चीजें आपको बताई हुई है। तो अब इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद में आपको, उनको 20 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गए, अब खुद बताइए इसको आप सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। डेफिनेटली कर पाओगे। अगर नेक्स्ट टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करोगे, अगर नेक्स्ट टाइम VOC का क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करोगे, अगर नेक्स्ट टाइम पैन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मैंने एग्जाम्पल सहित इसकी फुल फॉर्म वगैरह बता दी, कहां से रिलीज होता है ये बता दिया। बस ऐसा ही करना है। आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसे तो मेरा सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट, गलत थिंकिंग है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से ही तो आएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आप पेन देखोगे तो वापस थोड़ी पढ़ोगे ये सब, अपना नोट जल्दी से देखो, रिवाइज करके आगे बढ़ो। तो एक टाइम एक बार के लिए आपको समय लगेगा, उसके बाद में आप सॉल्व कर पाओगे इजीली तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था अपने PYQ सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट मेथड और नहीं हो सकता। अगर आप इससे कम कर रहे हो ना एफर्ट, तब आप डेफिनेटली जो है लोअर साइड में चल रहे हो। अगर इससे ज्यादा कर रहे हो तो मेरे से ज्यादा खुश कोई और होगा नहीं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या तरीका है PYQ सॉल्व करने का, और आप भी इस तरीके से सहमत है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 ज्योग्राफी प्लस पेपर 1 दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में मैराथन भी कंडक्ट होगा आगे आने वाले समय में, और UGC नेट में जो इस तरह की चीजें होती है कि कंपटीशन घटेगा कि बढ़ेगा, या जो भी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ये वाली आज ही लाइव सेक्शन हमारा हुआ है, तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के जो सेशंस हैं आप बिल्कुल मिस ना करें। और 7 जुलाई को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है। 7 जुलाई सुबह 8 बजे से आप तैयार रहिएगा। IFS वेबसाइट और IFS एप्लीकेशन पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट मिल जाएगा। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको IFS के द्वारा प्रिपेयर की गई जो वेब टेस्ट सीरीज है उसको एक्सेस करना है तो वो सिर्फ आप 499 में कर सकते हो। कोड होगा IFS 50, ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे से वो, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको टेस्ट देंगे, यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे हैं,
फुल मॉक लेंथ भी है, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के लिए, और उसके क्विजेस भी हैं फिर उसके बाद में। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑलराउंड प्रिपरेशन हो जाएगी पेपर 1 कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी तीनों की। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो आप भी बन जाओ नेक्स्ट यूजीसी नेट टॉपर आईएफएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।